अगर हम बुलबुल बर्ड को सिंग करते देखें तो हम दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बर्ड सिंग कैसे कर रहा है, और दूसरा ये क्यों सिंग कर रहा है। द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस विल द देखो, आपका जो हाउ टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपके दिमाग में जो हाउ आता है वो क्या क्या जानने की कोशिश करता है, वो मैकेनिज्म जानने की कोशिश करता है कि वो कैसे वो सिंग कर रही है, उसके गले में क्या है, कैसे वो सिंग कर पा रही है। और जबकि वाई टाइप का क्वेश्चन है वो क्या सिंग करता है, मतलब वो क्या जानने की कोशिश करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, मतलब उसका उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो गा क्यों रही है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन इन द वर्ल्ड। तो हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि उसकी उस बर्ड का वॉइस बॉक्स, वो उसका ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब वो ऑपरेट कैसे करते हैं उसका वॉइस बॉक्स, और उसका बोन में जो वाइब्रेशन हो रहा है शायद इसकी वजह से वो सिंग कर पा रही है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर में लाई इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विथ इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है कि जो बर्ड है वो मेटिंग के लिए ऐसा वो सिंग कर रही है, मेटिंग पार्टनर ढूंढने के लिए वो सिंग कर रहा है, कर रही है, ताकि वो ब्रीडिंग कर सके। ब्रीडिंग मतलब वो बच्चे पैदा कर सके और अपना जनसंख्या आगे बढ़ा सके, अपना खानदान आगे बढ़ा सके, है ना। देन वी हैव we have where it is where when you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both type। जब आप अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करोगे एक साइंटिफिक फ्रेम के साथ, मतलब एक थोड़ा साइंटिफिक दिमाग के साथ, यू विल सर्टेनली कम अप विथ मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस के साथ आपके दिमाग में मतलब दिमाग में आएगा, और दोनों तरह का क्वेश्चन के साथ जियोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे अगर आप देखोगे तो। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, कि क्यों आपका जो नाइट ब्लूमिंग मतलब जो नाइट में फूलने वाले फ्लावर है वो वाइट ही क्यों होते हैं। इसका आंसर कमेंट में देना या फिर मैं दे दूंगा। और हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, कि बी को आखिर ये मधुमक्खियों को पता कैसे चलता है कि कौन से फ्लावर पे नेक्टर है। नेक्टर मतलब जहाँ से उन लोग वो निकाल सकते हैं रस। वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स, आखिर कैक्टस के पास इतने सारे थॉर्न्स क्यों हैं। इसका आंसर मेरे को पता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इज इट ठीक? करेक्ट, आई होप इट इज़ करेक्ट। एंड हाउ डज द चिक स्पर्स रिकोगनाइज हिज ओन मदर, आखिर एक चिक अपनी मम्मी को पहचान कैसे सकती है। ये सारे साइंटिफिक क्वेश्चन हैं, और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, इतना एनसीईआरटी में दिया था। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो बताता है इंट्रैक्शन बिटवीन, क्या बताता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंट्रैक्शन, मतलब लेन देन, उनके बीच में क्या चल रहे हैं, प्लस ऑर्गेनिज्म प्लस क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट के साथ भी इंट्रैक्शन, मतलब दो चीज़ का इंट्रैक्शन बताता है। पहला इकोलॉजी क्या बताता है, पहला चीज़ कि वो अपने आसपास के इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंट्रैक्शन बताता है, प्लस ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का इंट्रैक्शन बताता है। समझ में आया? आई होप आई गया होगा। इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विथ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोलॉजी बेसिकली 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देता है। पहला ऑर्गेनिज्म पे ध्यान देता है, मतलब इंडिविजुअल जीव जंतु प्लस बहुत सारे जीव जंतु विच इज़ पॉपुलेशन। देन कम्युनिटीज़, उनके कम्युनिटीज़, जैसे कि शेर का एक अलग कम्युनिटी हो गया, बिल्ली का एक अलग कम्युनिटी हो गया, हाथियों का एक अलग कम्युनिटी हो गया। एंड बायोम्स उससे भी बड़ा लेवल है। ये पहले इसमें और भी सारे डेटा थे यार, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th के लिए नहीं है, तो उसको किसी और लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। तो हम इस चैप्टर पे क्या क्या किस लेवल पे फोकस करने वाले हैं। पहले हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे फोकस करेंगे, देन पॉपुलेशन लेवल पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे तो अभी तो फ़िलहाल 11.1
पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। 11.1.1 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये पॉपुलेशन के अंदर के सब टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या है। इन नेचर वी रियली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। In nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. तो नेचर में हमें काफ़ी रेयरली कोई जानवर दिखेगा जो आइसोलेट हो, मतलब सिंगल हो, और किसी भी स्पीसीज़ में खाली सिंगल इंडिविजुअल जिंदा हो। मतलब ह्यूमंस को भी चाहिए ना कि वो अकेले ना रहें। तो ऐसे ही आपको रियली दिखेगा कि कोई सिंगल है, मतलब उसके ये रिलेशनशिप वाले सिंगल नहीं यार, मतलब वो खाली एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही इंडिविजुअल बचा है। मतलब कि ये कहना चाहता है कि ज़्यादातर हमें ग्रुप्स में दिखते हैं जानवर। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। तो ज़्यादातर जीव जंतु ग्रुप्स में रहते हैं, वो भी किसी जियोग्राफिकल एरिया पे, मतलब जंगल पे या फिर शहरों पे। जैसे कि इंसानों की बात करें तो शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, आसपास अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, प्लस compete भी करते हैं। जैसे कि आप लोग कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं नीट के सीट के लिए या फिर जे के सीट के लिए। और कुछ शेयर भी करते हैं, जैसे कि नॉलेज जो हम शेयर कर रहे हैं। वैसे जानवर भी करते हैं, और हम जानवर ही तो हैं। मतलब ह्यूमंस हैं, लेकिन हम भी एनिमल्स के किंगडम में आते हैं। सिमिलर रिसोर्सेज के लिए पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड थस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी करते हैं, मतलब वही समझ जाओ यार, रिप्रोडक्शन करते हैं, और थस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, और एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो अगर पॉपुलेशन का डेफिनेशन है तो आप ये लिख देना, ये जो लाइन हमने जो पढ़ी कि पॉपुलेशन एक जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया पे रहते हैं, और सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं। ये सब लिख देना अपने से बना के। ऑल दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि आपका जो इंटरब्रीडिंग जो टर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रहा है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रहा है, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है इंटरब्रीड के टर्म में। ऑल द cormorants in a wetland, rats in a abandoned dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond are some examples of population. कॉर्पोरेट्स आपको दिमाग में आया होगा कि ये है क्या। तो ये एक तरह का जानवर है जो कि वेटलैंड्स में गीले जगहों पे रहता है। प्लस रैट्स इन एन अबेंडेड ड्वेलिंग। रैट्स मतलब चूहे जो अबेंडेड ड्वेलिंग मतलब जो कि एक खाली सुने मकान पे रहते हैं। और टीक वुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट। टीक वुड का ट्रीज जो फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, ये भी ट्री का नाम है। बैक्टीरिया ने कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट पे रहता है, प्लस लोटस प्लांट जो कि पॉन्ड पे उगता है। ये कुछ एग्जांपल है पॉपुलेशन का, मतलब पॉपुलेशन का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्नड दैट ऑल द वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज़ टू कोप विद द चेंज्ड इन्वायरमेंट। तो अपनी अर्लियर चैप्टर्स पे ये सीखा होगा कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो वन अप उसको हैज़ टू कोप विथ अ चेंज इन्वायरमेंट। उसे बदलते इन्वायरमेंट के साथ कोप करना पड़ेगा, मतलब उसे लड़ना, उसके साथ बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। तो ये पॉपुलेशन लेवल पे क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सिलेक्ट होता है, और जो वीक है वो ख़त्म हो जाता है, दैट डिज़ायर्ड ट्रेट। ताकि मन पसंदीदा चीज़ इवॉल्व कर सके। मान लो कभी नेचर को ऐसा जानवर पसंद हो जो, मतलब यार यहाँ पर कहना चाह रहा है कि नेचर
मतलब बदलते इन्वायरमेंट के साथ वो लोग रह पाते हैं, जो वो ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। जो नहीं बदल पाते वो मिट जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इनके इवोल्यूशन के से कनेक्ट करता है। इकोलॉजी यार मतलब इकोलॉजी वो एरिया जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन के पढ़ते हैं अपने खुद के साथ, अपने आसपास के जानवरों के साथ, प्लस इन्वायरमेंट के साथ, प्लस उन पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक वो एरिया है जो कि इकोलॉजी को पॉपुलेशन के जेनेटिक्स प्लस उनके इवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करता है। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। एक पॉपुलेशन का कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ फीचर होते हैं, जबकि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का उतना नहीं रहता। पॉपुलेशन के कुछ गुण होते हैं जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं होते। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एक इंडिविजुअल मतलब एक अकेले ऑर्गेनिज्म के पास, एक अकेले जीव जंतु के पास एक बर्थ मतलब जन्म एंड मरण होता है, लेकिन एक पॉपुलेशन का क्या होता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट होता है। ये क्या होता है देखेंगे। इन अ पॉपुलेशन दिस रेट्स रिफर टू पर कैपिटल बर्थ एंड डेथ। इन अ पॉपुलेशन दिस रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेंस। किसी पॉपुलेशन में इसे हम पर कैपिटा के नाम से जानते हैं, पर कैपिटा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। दिस रेट्स एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये जो दिया गया है वो मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ये बढ़ता भी है, घटता भी है। मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन मतलब उसमें कितने सारे लोग, कितने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनके हिसाब से, उनके बर्थ के हिसाब से एंड डेथ के हिसाब से घटता रहता है। हियर इज़ एन एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। अगर एक पाउंड पे 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, थ्रू द रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू 28, वे कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/20। देखो इनिशियली पिछले साल कितने थे? 20 लोटस प्लांट थे, लेकिन ओवर द टाइम कितने हो गए? 8 नए आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 28। लेकिन हम कैसे बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे? तो जो नए बच्चे आए हैं अपॉन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म, तो इसका आएगा कैसे? 8/20 विच इज़ 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। आया बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला या फिर कैलकुलेशन ऐसे निकालते हैं। आई होप समझ में होगा। ए 4 इंडिविजुअल इन रेवोल्यूटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 flies died during a specified time interval. So as a week, the death rate in the population during that period is 4/40, which is equal to 0.1 individual per fruit fly per year. अगर देखो 40 फ्रूट फ्लाई है, 40 फ्रूट फ्लाइज मतलब क्या बोलते हैं इधर? फुलफुंदी बोलते हैं उसको। मतलब 40 एक जानवर है जो ओवर द टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए 40 में से 4 ख़त्म हो गए, तो अभी टोटल कितने बचे? 36 बचे। लेकिन हमें कैलकुलेट कैसे करना है? तो 4 कितने मरे अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन, तो 4/40 विच इज़ इक्वल टू 0.1। तो ये है आपका डेथ रेट, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो ऐसे निकालते हैं। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। तो एक और एट्रीब्यूट है, एक और गुण है पॉपुलेशन का, वो है सेक्स रेशियो। एक सेक्स रेशियो भी निकालता है। An individual is either a male or a female, but a reproduction has a sex ratio. एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है, फिर फीमेल हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक पॉपुलेशन में क्या होता है? एक मेल पॉपुलेशन का रेशियो होता है कि कितने % लोग मेल हैं, कितने % लोग फीमेल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर
मेल्स, हाँ यही एग्जांपल कि 60% लोग फीमेल हैं, 40% लोग मेल हैं। A population at any given time period is composed of individual of different ages. एक पॉपुलेशन पे किसी भी गिवन टाइम पे डिफरेंट किससे कंपोस्ट होता है, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। हाँ, किसी भी गिवन टाइम पे एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एजेस के लोग मौजूद होते हैं। जैसे कि एक पॉपुलेशन पे जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मिडिल एज भी होते हैं एंड ओल्ड एज भी होते हैं। मतलब किसी भी गिवन टाइम पे ये सारी चीज़ होती ही हैं। जैसे कि अभी तुम देखोगे तो हमारी फैमिली में देख लो, हमारी अपनी फैमिली में देख लो, आपकी फैमिली में कोई बच्चा भी होगा, अब कोई जवान भी होगा, कोई मिडिल एज भी होगा, मतलब आपके पेरेंट्स, और कोई ओल्ड एज भी होगा, दादा दादी, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज, और if the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid. अगर आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट किया जाए पॉपुलेशन के लिए, तो उसे हम कहेंगे एज पिरामिड। उसको निकालते कैसे हैं, परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज और अ एज ग्रुप, परसेंट के हिसाब से। फिगर 11.4 ये दिया गया है। फिगर आपका ये 11.4 देख लो, रिप्रेजेंटिंग एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये तीन हैं जो कि एज पिरामिड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। For human reproduction, the age pyramid generally show age distribution of males and females in a diagram. तो ह्यूमन पॉपुलेशन पे जो एज पिरामिड है वो जनरली दिखाते हैं मेल्स एंड फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मेल्स एंड फीमेल्स का डायग्राम। द शेप ऑफ पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपका जो पिरामिड का शेप है वो दिखाता है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है कि कम हो रहा है। और यहाँ पे 3 ग्राफ है। पहला है वेदर इट इज़ ग्रोइंग, दूसरा स्टेबल है एंड तीसरा डिक्लाइनिंग है। तो तीनों ग्राफ देखते हैं। पहला वाला अगर एक्सपेंडिंग है, पिरामिड के शेप में है, तो वो ग्रो कर रहा है। अगर वो स्टेबल है तो इस शेप में दिखेगा, अगर डिक्लाइनिंग है तो इस शेप में दिखेगा। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat.